हर साल देश का आम बजट पेश होता है। हर बार पेश होने वाले बजट में कुछ ऐसी शब्दावली होती है जिनके मायने कई लोगों को नहीं पता होंगे। समझिए.com की इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बजट में इस्तेमाल होने वाले ऐसे ही शब्दों के मायने सरल और आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप आसानी से बजट को समझ सकें। सबसे पहला शब्द जो है वो है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। असल में सरकार की कुल आय और व्यय में जो अंतर होता है उसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी अगर सरकार आय से ज्यादा खर्च कर रही है और जितना भी खर्च ज्यादा हो रहा है वो ही राजकोषीय घाटा है। वहीं अगर सरकार की कमाई ज्यादा है और खर्च कम है, यानी अगर सरकार फायदे में है, तो उसे फिस्कल सरप्लस या राजकोषीय मुनाफा कहते हैं। दूसरा शब्द है रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा। राजस्व घाटा यानी सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतनी कमाई नहीं हुई। जितनी कमाई कम होती है वही रेवेन्यू डेफिसिट कहलाती है। तीसरा शब्द है बजट एस्टिमेट या बजट आकलन। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्ताव रखते हुए अलग अलग तरह के टैक्स और शुल्क के माध्यम से होने वाली आमदनी और अन्य तरह के खर्चों का जो लेखा पेश करते हैं उसे आमतौर पर बजट आकलन कहा जाता है। चौथा शब्द है फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक। बजट पेश होने के बाद सरकार संसद में फाइनेंस बिल पेश करती है। इसमें सरकार की कमाई के जो भी सोर्स हैं उनका ब्यौरा दिया जाता है। पांचवा शब्द है एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। फाइनेंस बिल के साथ ही विनियोग विधेयक भी संसद में पेश किया जाता है। इसमें सरकार अपने खर्चों की जानकारी सदन में रखती है। छठवां शब्द है कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि। संचित निधि का जिक्र संविधान के आर्टिकल 266(1) में है। सरकार जो कमाती है उसका पूरा हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। आमतौर पर सरकार के सारे खर्च इसी फंड से किए जाते हैं और इन्हें निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। सातवां शब्द है कंटीजेंसी फंड या आकस्मिक निधि। सरकार इमरजेंसी सिचुएशन में जिस फंड से पैसा निकालती है उसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं। इसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। आकस्मिक जरूरी पर सरकार इस फंड का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि सरकार इसमें से जो भी राशि निकालती है उसे वापस कंटीजेंसी फंड में जमा भी करना होता है। आठवां शब्द है पब्लिक अकाउंट या सार्वजनिक खाता। इस फंड में प्रोविडेंट फंड या स्मॉल सेविंग स्कीम के माध्यम से सरकार को जो पैसा मिलता है वो जमा होते हैं। सरकार इसमें से भी अपने खर्चों के लिए पैसे निकाल सकती है, जिसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये पैसे भी सरकार के नहीं होते, उसे वापस इसके इन्वेस्टर को लौटाना पड़ता है। नौवां शब्द है कैपिटल बजट या पूंजी बजट। असल में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सरकारी आमदनी का एक ब्यौरा पेश करते हैं, जिसमें सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और विदेशी बैंक से लिए जाने वाले कर्ज, ट्रेजरी चालानों की बिक्री से होने वाली आय और राज्यों को दिए गए कर्जों की वसूली से आए धन का हिसाब किताब शामिल होता है। इसे ही पूंजी बजट कहते हैं। पूंजी बजट के अलावा कई बार आपको पूंजी भुगतान और पूंजी प्राप्तियों जैसे शब्द भी सुनने को मिलते हैं। चलिए इनका मतलब भी समझ लेते हैं। दरअसल सरकार को किसी तरह की संपत्ति खरीदने के लिए जो भुगतान देना होता है वो पूंजी भुगतान की श्रेणी में आता है। वहीं रिजर्व बैंक या फिर अन्य एजेंसियों से प्राप्त कर्ज, ट्रेजरी चालान की बिक्री से होने वाली आमदनी, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए पिछले कर्जों की उगाही और सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने से सरकार को जो धन मिलता है वो सब पूंजी प्राप्ति की श्रेणी में आते हैं। 10वां शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचकर होने वाली सरकारी कमाई डिसइन्वेस्टमेंट है। 11वां शब्द है संशोधित आकलन रिवाइज्ड एस्टिमेट। ये बजट में खर्चों के पूर्वानुमान और वास्तविक खर्चों के अंतर का ब्यौरा होता है। 12वां शब्द है अनुदान मांग या डिमांड फॉर ग्रांट। ये असल में संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से मांगे गए धन के खर्चों का अनुमानित लेखा जोखा होता है।